इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे, हमारी जितने भी टाइम उन्होंने 200 साल तक जब भी हमारे ऊपर रूल किया है, तो उस टाइम पे वो कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आए जो हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जिसने हमारे चेंजेस किए और जो हमारे नीतियों में चेंजेस लेके आए उनके। तो हम मेनली 1857 की क्रांति से पहले वाले और उसके बाद वाले पे फोकस करके पढ़ेंगे और इन शॉर्ट में निपटाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटी रहनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन के लिए बनाई जा रही है। तो रिफॉर्म्स बिफोर 1857 रिवॉल्ट, टोटल 6 रिफॉर्म्स हैं मेन जो हैं। पहला आता है उसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। इसमें क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नर जनरल का जो टर्म था वो पहले बार इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, 3 जगह का गवर्नर बना दिया गवर्नर ऑफ बंगाल को। और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया। वो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट है। पूछता है आपसे कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ, तो कलकत्ता में। वो एक फोर्ट था, फोर्ट जॉर्ज। फिर अब आता है उसके बाद दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ ये थी कि उसमें एक 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए और ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट करने के लिए कि कैसे क्या वर्क कर रहा है इंडिया में। तो ये 6 मेंबर के बोर्ड को कंट्रोल बनाया गया, जो उनको कौन कंट्रोल करता था, वो हेड होते थे। उनको डायरेक्शंस कौन देता था, उनको डायरेक्शन देता था मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक मिनिस्टर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में, वो उनको कंट्रोल करता था 6 मेंबर के बोर्ड को। उसके बाद आता है हमारा तीसरा चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 में क्या था, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे उनकी सैलरी, ये डिसाइड किया गया कि उनकी सैलरी को इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाएगा, उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। ये था हमारा चार्टर एक्ट 1793। अब देखना हमारे लाइन से चार्टर एक्ट आएंगे और सारे 20-20 ईयर के गैप पे आएंगे। चार्टर एक्ट 1793 से शुरुआत हुई। अब दूसरा चार्टर एक्ट आएगा 1813 में, 20 ईयर्स के बाद। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रेड मोनोपोली थी, व्यापार करने का जो हमारा वो राइट था, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास होता था, उसको छीन लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। जो मोनोपोली मतलब ये होता है कि जब बायर एक हो, सेलर एक हो और बायर बहुत सारे हों। तो उस समय जो व्यापार करता था मसालों का और भी चीज़ों का, वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करता था। तो उसका जो अधिकार था व्यापार करने का, वो उससे छीन लिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1813 का ये जो चार्टर एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद 20 साल के बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट 1833। उसमें क्या होता है, सब पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो गवर्नर जनरल जो टर्म हमारा आया था, किससे आया था, हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, उसकी गवर्नमेंट को पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया, ये टर्म दिया गया। और उसकी काउंसिल को पहली बार इंडियन काउंसिल बोला गया। ये पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके 20 ईयर्स बाद 1853 में आता है हमारा चार्टर एक्ट 1853, सबसे लास्ट चार्टर एक्ट। अब क्या होता है इसमें, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ कि बंगाल के लिए अलग से गवर्नर बनाया गया। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से क्या किया गया था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को ही गवर्नर ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास बना दिया गया था। लेकिन चार्टर एक्ट 1853 से बंगाल के लिए एक अलग गवर्नर बनाया गया। और जो लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते थे काउंसिल के, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव मतलब होता है पार्लियामेंट से जुड़े हुए सारी चीज़ें देखना, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हो गया हमारा जो कि पुलिस और ये सब कैसे क्या कार्य करेगा, कैसे कौन किसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो अलग अलग पहले सारे फंक्शन एक होते थे, एक ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखती थी या एक ही काउंसिल देखती थी। अब ये लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस को अलग कर दिया गया। ये टोटल हमारे 6 हो गए 1857 के पहले के। अब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं। तो 1857 की क्रांति को ही ये बोला जाता है कि ब्रिटिश ने इसको अपने बहुत ईगो पे ले लिया था और यहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी भारत को 2 भाग में बांटने की। यहाँ से ब्रिटिश हमसे बहुत नाराज और गुस्से हो गए थे। तो पहला आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके जस्ट 1 साल बाद ही यहाँ से हमारा आया वॉइसराय का टाइटल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया था गवर्नर जनरल का टाइटल, वॉइसराय का टाइटल आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से। फिर इंडिया का जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश के रानी के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, अब जो इंडिया का कंट्रोल था वो पहले वो ब्रिटिश मिनिस्टर को ही देखता था, जो कि 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर होता था, उसके तहत में उसको हेड करता था और वो देखते थे सारा कार्यभार। तो अब जब ईस्ट इंडिया का ट्रेड मोनोपोली भी खत्म हो गया, तो अब जो इंडिया का कंट्रोल था वो ब्रिटिश के रानी के हाथ में दे दिया गया था। किस एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से। और ब्रिटिश के रानी ने क्या किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक गठन किया, एक उन्होंने स्टेट सेक्रेटरी बनाया इंडिया के लिए, जिसके अंदर 15 मेंबर की काउंसिल होती थी इस एक्ट के तहत। अब उसके बाद आता है दूसरा हमारा इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1861। इसमें क्या हुआ कि जो रानी की पावर थी सारी, वो जो उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया था उसको सारी ट्रांसफ़र कर दी गई।
तो अब पहले 1935 में ब्रिटिश के हाथ में पावर था, अब सिक्योरिटी फॉर स्टेट के हाथ में पावर आ चुका था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जो कि जिसको कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो अब ये पूछता है कि इस समय जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया तो उसमें वॉइस राय कौन था, तो वो लॉर्ड मिंटो थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे फॉर इंडिया, वो थे हमारे लॉर्ड मॉर्ले। इसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी कि 16 मेंबर की इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, उसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया, ठीक है। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत हुई, मतलब मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम को वोट कर सकते हैं और हिंदू लोग सिर्फ हिंदू को वोट करेंगे। मतलब जहाँ पे जिस जगह में भी, एरिया में भी मुस्लिम्स की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट करेंगे, मुस्लिम पर कैंडिडेट खड़ा होगा, और जहाँ पे हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे हिंदू कैंडिडेट खड़ा होगा, वहाँ सिर्फ हिंदू हिंदू को वोट करेंगे। तो यहाँ अलगाववाद की शुरुआत इसी से होती है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हमारे इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 से। ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे इन सब मामले में। फिर आता है हमारा मोंटागू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के में भी बोलते हैं। अब इसमें क्या हुआ, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डायरेक्टरी इन स्टेट्स, राज्य में हमारा डुअल गवर्नमेंट आ चुकी थी। अब जैसे लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा अलग अलग फंक्शन दिया गया था, किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। 1853 के तहत ये अलग अलग कर दिया गया था लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो उसी हिसाब से उन दोनों को देखने के लिए दो तरह की गवर्नमेंट भी आई स्टेट में। और सब्जेक्ट क्या होते थे उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन के, सेंट्रल होता था और प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते थे दो तरह के। प्रोविंशियल में क्या आता था, प्रोविंशियल को दो पार्ट में और डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड में क्या था कि गवर्नर जो होता था वो सारे सब्जेक्ट को देखेगा किसके तहत, किसकी मदद से, अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स की मदद से। ट्रांसफर्ड में ये होता था। रिजर्व्ड में ये था कि गवर्नर है वो सारे सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देगा या उन पर डिसीजन लेगा, किसके हेल्प से, अपने खुद के जो उसके काउंसिल में हो होते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसकी खुद की थी, उनके हेल्प से करेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर आ गया। मतलब बाई कैमरल मतलब कि जैसे हमारा संसद दो भाग में होता है ना, अपर हाउस लोअर हाउस, उसी तरह से इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। अपर हाउस को क्या बोला गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोअर हाउस को क्या बोला गया, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब 1919 की मोंटागू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की जांच करने के लिए कि वो चीज़ जो हुई वो सही हुई कि नहीं हुई, साइमन कमीशन आता है हमारी कंट्री में। कब आता है वो, 1927 में। ये 7 लोग थे, सारे के सारे वाइट लोग थे, इसलिए इसको वाइट कमीशन भी बोला जाता है। 1927 में आया था। और इसने रिपोर्ट कब सबमिट की, क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, 1930 में। 1928 में लाला लाजपत राय इसी का अपोजिशन कर रहे थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो हम बात कर रहे थे साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करते हुए लाला लाजपत राय की 1928 में उनके सर पे चोट लगती है लाठी में और उनकी डेथ हो जाती है 1928 में लाला लाजपत राय। फिर आता है उसके बाद हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेन सबसे चीज़ें जो रिलेटेबल है बार बार पूछी जाती है वन डे एग्जाम से, वो है डायरकी जो थी या ड्यूअल गवर्नमेंट थी, वो सेंटर में आ गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1955 से। उसके बाद आता है हमारा क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था। हमारा क्रिप्स मिशन 1942, सर स्टैफर्ड क्रिप्स करके एक हमारे व्यक्ति थे जो कि हमारे इंडिया आए हुए थे अपने प्रपोजल्स को लेके। ये वो दौर था जो 1939 से 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस टाइम पे चल रहा था। तो जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे वो इंडिया में प्रपोजल लेके आते हैं। ब्रिटिशर्स के पास ट्रूप्स की यानी सेना की कमी हो रही थी, उनके बहुत सारे सेना के लोग मर रहे थे, तो उनके पास कमी आ गई थी। तो वो हमारे पास प्रपोजल लेके आते हैं कि आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीतने में हमारी मदद कीजिए। अगर हम जीत जाते हैं तो उसके बाद हम ये जो प्रपोजल्स हैं ये सारे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसमें प्रपोजल्स क्या क्या थे, पहला था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कौन लोग बनाएंगे, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय द इंडियन पीपल। पहली बात कि इंडियन पीपल मिलके एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करेगी। दूसरा डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस ये होता है कि जो जिस भी कंट्री को डोमिनियन स्टेटस मिल जाता था उस टाइम पे, उसका ये होता था कि वो अपने आप में ऑटोनॉमस रहेगी, फ्री रहेगी, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें ब्रिटिश क्राउन के अकॉर्डिंग अलायंस रहेंगी। मतलब आगे चल के अगर ब्रिटिश चाहे तो उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। वो कंट्री जो होगी वो अपने हिसाब से अपने रूल्स नियम सब बना सकती है, बट उसका एलिजियंस होगा ब्रिटिश क्राउन से भी। मतलब कुछ चीज़ लेके वो ब्रिटिश से समझौते में ही रहेगी, वो होता था डोमिनियन स्टेटस, लेकिन वो फ्री रहेगी, ब्रिटिश का उस पर रूल नहीं रहेगा। सारे प्रोविंस को मिला के एक वन इंडिया बनाएंगे हम, जितने भी प्रोविंस थे, जितने भी स्टेट्स थे अलग अलग उस टाइम पे, सबको मिला के वन इंडिया बनाने का था। और चौथा था कि जो प्रोविंस सेपरेट रहना चाहते हैं, जो नहीं जुड़ना चाहते हैं, जैसे गोवा बाद में जुड़ा है हमारा, बहुत सारे स्टेट बाद में जुड़े हैं, तो उस टाइम पे वो सेपरेट रहना चाहते थे, वो सेपरेट रहेंगे। उसके साथ मिल के जो हमारी इंग्लिश गवर्नमेंट है वो बाद में उनके उन सेपरेट स्टेट के साथ उनका अलग अलग सा रूल्स बना सकती है अगर वो अलग रहना चाहते हैं तो।
अब उसके बाद 8वां आता है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया था इंडिया में? 1946 में। 3 मेंबर्स की कमेटी थी। कौन कौन थे? हमारे पैट्रिक लॉरेंस जी, सर स्टैफर्ड क्रिप्स जी और ए वी अलेक्जेंडर जी। सर स्टैफर्ड क्रिप्स वही जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे। कैबिनेट मिशन प्लान का एम क्या था? हेल्प इंडिया अचीव इट्स इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। इंडिया को स्वतंत्रता दिलाना, जितना से जितना जल्दी से उतना जल्दी पॉसिबल, जितना से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको स्वतंत्र करना, और दूसरा इसकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप करना ताकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। इसके बाद आता है हमारा 9th माउंटेन बैटन प्लान। माउंटेन बैटन प्लान कब आया था? 1947 में, जब लॉर्ड माउंटेन बैटन हमारे वाइसरॉय बने थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले, या इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले आखिरी वाइसरॉय ये थे। इसमें क्या था? हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू इंडियंस। इंडिया को ट्रांसफ़र करने की पावर की बात की गई कि इंडियंस को अब उसकी इंडिया की रूल करने का पावर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और दूसरी बात है हमारा पार्टीशन ऑफ कंट्री। इंडिया को और पाकिस्तान को अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं, मतलब बंटवारे करने की चीज़ हमारे माउंटेन बैटन प्लान में ही थी 1947 के। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे प्लान्स थे, और इसमें जो बेसिक चीज़ वन डे एग्जाम में पूछी जाती है वो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी आगे बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोज आती रहेंगी। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। 2021 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत सारा टाइम मिला है। तो आई होप कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, मेहनत से पढ़ते रहिए।